झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता है कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 1900 तक चला था। तो 1899 से 1900 के बीच में इसका रहा है। और साथ में अगर हम बात करें सिद्धू और कान्हू कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बिहार स्पेशल का आपके लिए प्रश्न है। आपने ये प्रश्न इससे पहले नहीं देखा होगा पीआरटी वालों ने। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहार विद्रोह या सफाहार आंदोलन जो है यह संथाल जनजाति से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा इसको। और साथ में जो है इनको बाबा जो है बाबा भागीरथ मांझी के नाम से जाना जाता था। और धार्मिक भावना पर प्रतिबंध के खिलाफ यह आंदोलन चला था। और इसका समय कब था? तो 1868 से 70। ध्यान रखिएगा, 1868 से 70 के बीच में जो है सफाहार आंदोलन चला था बाबा भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इतना जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो है जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उसने क्या कर रखा था? तो उसने जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को जो है डिमोटिवेट करने के लिए जो है क्या क्या करते थे? तो मशीन निर्मित वस्तु से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को, क्योंकि जो मशीन निर्मित वस्तुएं आती थी कहाँ से बनकर? इंग्लैंड से, तो भारत में आती थी, जिसकी वजह से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को दिक्कतें होती थी। तो ये बात सही है, इसके कारण पतन होने लगा भारतीय हस्तशिल्प का। साथ में भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, तो आप जान ही रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी भारत में वो दमनकारी ही थी। तो ये भी सही है। और साथ में अगर बात करें भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब भारतीय वस्तु को जो है इंग्लैंड में भेजा जाता था उन पर अत्यधिक कर लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन जब वही इंग्लैंड से वस्तुएं बन के भारत आती थी तो उन पर जो है कर को बहुत कम कर दिया जाता था। इस वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन रहता था मार्केट में, और इस वजह से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो है धीरे धीरे उसका पतन स्टार्ट हो गया ब्रिटिश शासन में। तो आज आपका आंसर हो जाएगा ABC, तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सबसे पहले अगर हम बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया था 1793 में। किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। ठीक है, 1820 में किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। और साथ में अलेक्जेंडर रीड भी इससे जुड़े हुए थे। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने तैयार किया था? तो होल्ट मैकेंजी, नाम ध्यान रखिएगा, होल्ट मैकेंजी इससे जुड़े हुए थे। और यह 1822 में इसको जो है लाया गया था। तो होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था। तो आपका ABC तीनों सही है, क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन के दौरान ये तीनों राजस्व प्रणालियाँ लागू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? तो आपसे सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस जी का स्थान रहा, वहाँ से जो उन्होंने संघर्ष किया, वहाँ से रिलेटेड आपके बहुत प्रश्न पूछे गए हैं BPSC TRE में, जिनको हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिंगापुर से ही दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और किस डेट में दिया था? तो 6 जुलाई 1943। याद रखिएगा, 6 जुलाई 1943। आपसे डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये सिंगापुर में पदांग नाम का एक जगह था। ठीक है, तो पदांग नामक जगह से इन्होंने यह नारा दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नागपुर सत्र। और नागपुर सत्र कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में। इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फैक्ट, आपको 2 फैक्ट और ध्यान रखने हैं कि जो असहयोग आंदोलन था वो अनौपचारिक रूप से, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो कब शुरू हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था जहां पे असहयोग आंदोलन को औपचारिक स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, और ये कब दिया गया था? तो ये हुआ था 4 सितंबर 1920 को। तो ध्यान रखिएगा 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई थी। ये हो गया। और साथ में अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था। फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और वह था बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 और गया 1922 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास ने। बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया आपसे। लखनऊ 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। और इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस का किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार गए थे? तो वह है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। कई लोगों को ये बात नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन गांधी जी पहली बार गए थे। और गांधी जी ने दूसरा अधिवेशन 1916 लखनऊ का 1916 अधिवेशन था, जब वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए 1915 में, जनवरी 1915 में, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। तो वो उनका दूसरा बार था, पहली बार उन्होंने 1901 में ही भाग लिया था। और साथ में 1924 में उन्होंने जो है पहली बार कांग्रेस की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा में क्या किया था गांधी जी ने? तो साबरमती से दांडी तक 78 समर्थकों के साथ में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा का आपको समय पता होना चाहिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 30 दिवसीय यात्रा थी। और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच के उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था, इसलिए इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंपारण में किसने नेतृत्व प्रदान किया था नमक सत्याग्रह को? तो आपका आंसर होना चाहिए बिपिन बिहारी वर्मा। और यह प्रश्न BPSC तैयारी में पूछा गया है। और इसके अलावा भागलपुर में बात करें तो एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन वहाँ चलाया गया था भागलपुर में महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपको तो ये प्रश्न का आंसर रट गया होगा, कुंवर सिंह ने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, पटना पूछ ले, अगर पटना में विद्रोह का नेतृत्व पूछ ले तो आपको आंसर पीर अली लगाना है। ठीक है, पटना में पूछे तो पीर अली, बाकी और कहीं जगह भी 1857 की क्रांति पूछेगा तो आपका आंसर कुंवर सिंह ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1739, डेट याद रखिएगा, 3 मई 1739 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1739 में उन्होंने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? तो यहाँ पे आंसर आपका है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, वैसे तो प्रश्न पूछा गया रचना किसने की है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए जो है रचना किसने की थी तो जो है बैप्टिस्टा ने की थी। काका बैप्टिस्टा थे, जोसेफ बैप्टिस्टा उनका पूरा नाम था। बैप्टिस्टा ने जो है इस नारे को गढ़ा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे। तो जोसेफ बैप्टिस्टा ने एक्चुअली में किया था, लेकिन आपका आयोग ने आंसर बाल गंगाधर तिलक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे और देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, जबकि तैयार किसने किया था? तो जोसेफ बैप्टिस्टा को। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन केस प्रश्न में आपका जोसेफ बैप्टिस्टा आता है तो जो रचना की बात आएगी तो आपका आंसर जोसेफ बैप्टिस्टा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और आयोग ने इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक माना था। आगे बढ़ते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है बाबा रामचंद्र दास, और बाबा रामचंद्र दास ने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आपको पता है आर्य समाज 1875। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना आपको पता है रटा हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। कब हुआ था?
सन्यासी विद्रोह, तो ये आपका 1773 से 1800 के मध्य हुआ था। और आनंद मठ उपन्यास में ही जो है आपका वंदे मातरम लिया गया, वहीं से आपका वंदे मातरम लिया गया जो राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दीनबंधु मित्र, आप जो है दीनबंधु मित्र को जानते हैं, नील दर्पण के लिए फेमस थे, नील दर्पण। ठीक है, जिसके कारण जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859-60 में, तो नील विद्रोह जो हुआ था इनकी पुस्तक नील दर्पण के कारण हुआ था, जिसमें इन्होंने नील किसानों की व्यथा को बहुत कायदे से दिखाया था, दर्शाया था, और उससे प्रेरित होकर जो है नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह के जो नेता थे कौन थे, तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। पूछा गया है सब प्रश्न, तो विष्णु और दिगंबर विश्वास नेता थे इसके। तो दीनबंधु मित्र के नील दर्पण से ही जो किसान थे वो प्रेरित हुए थे और उन्होंने नील विद्रोह किया था 1859-60 में बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और सीमांत गांधी या सरहदी गांधी भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था। ठीक है, और फिर 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ नमक सत्याग्रह के साथ में, तो इन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ध्यान रखिएगा। और इनका खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती भी कहा जाता था, रेड शर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, तो खाजा आपने शादी विवाह में खाया होगा, तो इसके लिए सिलाव एक स्थान है, तो इसके लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद करिए TRE 2 में एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो है सिल्क यानी कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भागलपुर में। तो भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए। ठीक है, और भागलपुर जो है सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, भागलपुर को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, लीची की बात कर रहा है, तो लीची के मामले में मुजफ्फरपुर उत्पादन में नंबर 1 का स्थान पर है। ठीक है, लीची से जो है मुजफ्फरपुर से लीची आज़ादपुर मंडी दिल्ली तक लाया जाता है। फिर केला, तो केले के मामले में वैशाली अग्रणी जो है जिला है बिहार का, मखाना में जो है मधुबनी अग्रणी जिला है। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, तो आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें गेहूँ धान पूछ ले आपसे, तो आपका आंसर होना चाहिए रोहतास। ठीक है, मक्का पूछ ले तो मुजफ्फरपुर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे गए हमने ऑलरेडी करा दिए हैं BPSC TRE में फसलों से रिलेटेड, और साथ में बिहार स्पेशल नोट्स में आपको दिया भी गया है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी, तो 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी सेठ हुकुमचंद ने, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि भारत में ये भी प्रश्न पूछा गया, भूगोल में पूछा गया था, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी, तो यह हुआ था 1855 में कोलकाता में जो है हुगली नदी पर, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में हुगली नदी पर रिसरा नामक एक जगह था, रिसड़ा, ठीक है, इंग्लिश में रिसरा बोलते हैं, तो रिसरा नामक एक स्थान था, तो वहाँ पे जो है पहली जूट मिल की स्थापना 1855 हुई थी। लेकिन भारतीय जूट मिल की जब बात आएगी, प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना तो 1917 में हुआ था। ठीक है, यहाँ ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेजों द्वारा स्टार्ट किया गया था, और यहाँ जो है भारतीय द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये फ़र्क है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है होम चार्जेस क्या है, तो होम चार्जेस जो है यहाँ पे अगर देखा जाए विकल्प के अनुसार, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था वो होम चार्जेस के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन जो रहता था, जो ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन दिया जाता था भारतीय पैसे से, भारत से जो पैसा मिलता था उसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता था। और साथ में जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा A और C सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और ब्रिटिश अधिकारियों का जो व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण है उसको यहाँ पे होम चार्जेस में उतना क्लियरली नहीं रखा गया है, लेकिन आपका जो A और C है ये क्लियरली होम चार्जेस में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की जो है पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसकी बात करें तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है 1905 में, कब किया था? तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। और भारत माता की पेंटिंग की जो सबसे पहले चित्र बनाया था वो बनाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो यहाँ पे बात करें तो 1920 के समय में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1922 का समय चल रहा था, जब गांधी जी को जेल भेज दिया गया था मार्च में, तो वहाँ से फिर जो है कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के जो प्रबल विरोधी थे वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये जो है पक्षधर थे कि विधान परिषदों में कांग्रेस को एंट्री करना चाहिए, लेकिन जो धड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वह इसके विरोध में था। वह नहीं चाहता था कि कांग्रेस जो है विधान परिषदों में एंट्री करे। और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने जो है इसीलिए 1922 का जब गया अधिवेशन हो गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब कांग्रेस से जो है, ठीक है, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा देकर क्या किया था, कांग्रेस से मतलब अलग होकर जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1 जनवरी 1923। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1922 में अधिवेशन खत्म होता है, गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। और वहाँ से फिर लास्ट में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं। और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न पे। तो आपका आंसर हो गया ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। इस वाक्य से ही आप समझ जाइए कि ऐसा स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टेटमेंट था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और जो आज प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखी है? तो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, गांधी जी से रिलेटेड जो भी पुस्तकें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, बहुत बीपीएससी तैयारी द्वारा पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डेविड हार्डीमैन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो 1952 में BN राव प्रथम न्यायाधीश बने थे। ठीक है, प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अगर आपने पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि किस भाषा का दर्जा दिया गया? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। किसको? तो हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। और 343(1) में हिंदी को भारत की राज्य भाषा बोला गया, राज्य भाषा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, तो भारतीय कैबिनेट में जो पहली महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। और जब 15 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में, वो प्रधानमंत्री थे। और जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी, श्रीमती जो है मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर जी। तो ध्यान रखिएगा। और इनको कौन सा प्रभार मिला था? तो स्वास्थ्य प्रभार, तो स्वास्थ्य मंत्री थी। तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री थी और ये एकमात्र महिला सदस्य थी मंत्रिमंडल में। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। और इन्होंने कब स्थापना किया था इसका? तो 4 जून 1959 को। उससे पहले ये कांग्रेस में थे। ठीक है, कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। तो 4 जून 1959 को जो है सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से अलग होकर 4 जून 1959 वर्ष, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? तो आपको पता है एस सी मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस सी मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। और जब आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि अस्थायी सदस्य टेम्परेरी सदस्य कौन थे पहले बैठक में, तब आपको वहाँ पे आंसर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना। नहीं तो अगर अध्यक्ष पूछेगा तो आपको राजेंद्र प्रसाद जी ही लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। तो ये आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और ऐसे इस प्रकार के प्रश्न हमने ऑलरेडी बहुत सारे कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो यहाँ पे बात करें तो पहली चीज़ तो आप समझिए कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992, इसके द्वारा क्या किया गया? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, उससे पहले भी पंचायती राज संस्थाएं देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही थी। फॉर एग्जांपल 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों से, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से जो है सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से 1992 से। और संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या होता है कि जब संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो हर राज्य में, ठीक है, हर राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है संवैधानिक दर्जे का। और उससे पहले जिसका मन होता था वही कर सकता था, जिसको नहीं करना रहता था वो नहीं करता था। तो संवैधानिक दर्जे का यही मतलब हुआ कि पूरे भारत में लागू होगा। और इसके तहत, ठीक है, पंचायतों में इलेक्शंस कराने के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, वहाँ पे इसकी बात की गई है कि जो है पंचायत में इलेक्शन करवाने के लिए एक जो है राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका संबंध आपका 73वें संविधान संशोधन से है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार पाया जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि एक निश्चित आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी लोगों को जो है बिना किसी भेदभाव के जो है मताधिकार का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार दिया गया है। तो सार्वभौम मतलब सभी को, ऊंच नीच, ठीक है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, तो इसको बोला जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। फिर बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में चुनाव में आप जानते हैं कि बहुत सारे दल होते हैं। आज ही चुनाव का जो है रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे। फिर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। तो भारत के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग होता है वो स्वतंत्र होता है। हालांकि सरकार इनकी स्थिति थोड़ा इधर उधर होती है, लेकिन वैसे आपको देखना तो संविधान ने जो है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की जो है मतलब वहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका आंसर तीनों सही है। जब तीनों सही है तो आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो परमादेश में ध्यान रखिएगा, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये आपका परमादेश के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा बात करें, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी पद विशेष को धारण किए हुए अधिकारी ना होते हुए भी उस पद को धारण किया, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने से रोक देता है। यह जो है आपका अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। अगर जो किसी ने गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस ले लिया होगा तो उसको हटाने के लिए अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो बोला जाता है, ये रिट जो है न्यायालय निकाल सकती है। फिर है, न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है, हैबियस कॉर्पस जिसको बोला जाता है। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा कर नहीं रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, उस केस में जो है परमादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, 324 अनुच्छेद आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है केरल। ठीक है, और केरल में 1957 से 1959 के बीच में, 1957 से 1959 के बीच में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो है ईएमएस नंबूदारी, नाम याद रखिएगा, ईएमएस नंबूदारी पात। ठीक है, तो ईएमएस नंबूदारी पात के जो है ये मुख्यमंत्री थे और पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार केरल में स्थापित हुई थी 1957 से 1959 के मध्य। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आधारभूत संरचना सिद्धांत, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला जाता है, तो यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंद भारती मामले में जो है दिया था, निर्णय पे दिया था, और यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि संविधान में संशोधन अगर जो है सरकार करना चाहेगी तो उससे रिलेटेड जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। तो भारत में जो नियोजित विकास मॉडल था, जिसको पंचवर्षीय योजनाओं के तहत रखा गया था, पंचवर्षीय योजनाओं, ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर्स प्लान से, वो कहाँ से लिए गए थे, तो यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। ठीक है, रसिया का जो यूएसएसआर मॉडल था उससे प्रेरित था, तो आपका पहला सही है। फिर दूसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 1951 से 56 था, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो गलत कथन पहचानना, तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा है, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, तो ये गलत है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वह आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पे, हेरोड डोमर मॉडल पे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात करें, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके पीसी महालनोबिस वास्तुकार थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान्स के जो वास्तुकार थे वो थे पीसी महालनोबिस। ये चला था 1956 से 61 के बीच में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, गलत कथन पहचानना था, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो संघीय विधायी निकाय, इससे आसान प्रश्न क्या आ सकता है आपके लिए, तो आपका आंसर है संसद। तो भारत की जो संसद है वो संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय है, और ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो अगर आपने संसद के बारे में अच्छे से अध्ययन किया तो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा आता है, लेकिन इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भी जो है संसद के भाग होते हैं। क्यों भाग होते हैं, क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया कानून बगैर राष्ट्रपति की सहमति के जो है कानून नहीं बन सकता। जो विधेयक होता है, बिल लाया जाता है संसद में, वो बगैर राष्ट्रपति के जो है साइन किए हुए, ठीक है, अनुमति के वहाँ कानून नहीं बन सकता। तो इसलिए संसद के जो देखा जाए तो लोकसभा विभाग है, राज्यसभा विभाग और राष्ट्रपति विभाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है, और यहाँ अभी आपका अनुच्छेद 79 में बताया गया है, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 340 जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात करता है 340, और यहाँ पे जो है इसी के जरिए जो है अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य करता है अनुच्छेद 340। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 249 जो है राज्यसभा के द्वारा दिए प्रस्ताव देकर जो है कानून से संबंधित है, जिसको आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 249, 51, 52। आगे बढ़ते हैं, और यह जो आर्टिकल है वो 6 से 8 वालों को ध्यान रखना, पीआरटी वालों को नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, बस आपको 340 ध्यान रखना था और 356। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संशोधन में शामिल होता है। फिर से आसान सा प्रश्न आ गया। अभी हमने बात किया कि संसद में कौन कौन भाग होता है, तो आपने बोला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा तो यहीं दे दिया गया, संसद में ही है। ठीक है, संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, और राष्ट्रपति भी हो गया आपका। ठीक है, न्यायपालिका नहीं होती है संविधान संशोधन में, न्यायपालिका भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो आपका आंसर ए और बी दोनों सही है, तो आपका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो भारत में बिल्कुल हो सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है।
और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उसका जो सैलरी वगैरह होगा वो सब प्रेसिडेंट उस केस में निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो समवर्ती सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में बताई गई है और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ बताई गई हैं। और 3 प्रकार की सूचियाँ कौन सी हैं? तो एक है आपका संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, दूसरा है राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई मतलब बीच में गड़बड़ होएगा, मतलब दोनों में आपस में नहीं बनेगा, तो उस केस में जो है केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही फाइनली मान्य होता है। बना दोनों सकते हैं, लेकिन अगर इनकेस विरोधाभास होता है तो केंद्र का माना जाएगा। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट जो विषय हैं, ठीक है, अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, भारत की संसद को दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यानी अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है या विषय का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो ऐसी को हम अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट विषय बोलते हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट विषय से संबंधित जो कानून बनाने का प्रावधान है वो संसद के पास है, तो ध्यान रखिएगा, या जो है केंद्र सरकार के पास है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है यह कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो सार्वभौम मताधिकार को भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ना तो जाति लिंग से, ना आस्था से, ना संपत्ति से, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर ए और बी दोनों सही है, सी गलत है, तो ए भी सही है। तो आपका आंसर फिर भी उपयुक्त में से एक से अधिक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 280 संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग हर 5 साल पे राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग को बनाया जाता है। और इस समय जो वित्त आयोग चल रहा है, आपको कमेंट करके जो है अध्यक्ष का नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो हमने इस प्रश्न को पॉलिटी मैराथन में भी देखा था। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए थे संविधान में, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन टोटल 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। इसमें शिक्षा का जो शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? ठीक है, तो पहली बात तो आप समझिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब होता है कि 100% मान लीजिए वोटिंग हुई, ठीक है, कितना भी वोट हो 100% होता है, हर चीज़ को हम 100% मान के चलते हैं। अब मान लीजिए जो 100% में एक को मिला 40%, ठीक है, दूसरे को मिला 30%, तीसरे को मिला 20%, ठीक है, 40 30 70 20 90, और चौथे को मिला 10%, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, जितने भी लोग लड़े, ठीक है, जितने भी लोग लड़े, जिनको सबसे ज़्यादा मिलेगा उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जो है जैसे वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी लाने के लिए 100% में से कम 51% लाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जो है ये 51% से कम भी चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे 2014 में जब एनडीए सरकार आई थी, बीजेपी की एनडीए सरकार आई थी बीजेपी के नेतृत्व में, तो एनडीए सरकार को 38% वोट मिले थे भारत की जनता के, ठीक है। तो 62% तो नहीं मिला था, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तहत जो ये अलाउड है कि आप जो है कम परसेंटेज ला के भी जो है अगर आपका और सबसे ज़्यादा है तो आप विजेता घोषित हो जाएंगे। तो यह भारत में भी है, कनाडा में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य हुई थी? तो यह आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में 1992 में। नेल्लोर जिला है, ध्यान रखिएगा, नेल्लोर जिला से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उन्हें जो है धन विधेयक के उसमें रखा जाता है, और धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद आपका 110 है। और 6 से 8 वाले डिटेल में पढ़ लीजिएगा धन विधेयक के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं होता है? उदारवादी विचार विश्वास करता है, समाजवादी भी विश्वास करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी होता है वह जो है लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रताप भानु मेहता। प्रताप भानु मेहता ने द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो भारत के संविधान को आपको पता है किसने बनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने। और भारत की संविधान सभा किस आधार पर बनी थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत बनी थी। और भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, जब राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू किया था? तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो तभी जो है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, वहीं से जो है मतलब जब भारतीय संविधान बना तो वहाँ पे जो है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 49 में अंगीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और सार्वभौम वैश्य मताधिकार शुरू से ही भारत ने लागू किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होना माना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, और अब पीआरटी के लिए प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गए हैं, पीआरटी वाले अब जा सकते हैं। अब जो प्रश्न वो 6 से 8 और टीजीटी के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो श्रीलंका आपका आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो इसका आंसर है पंचायत। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार क्या है? तो आप समझ ही रहे, चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो है सत्ता संघर्ष सबसे बढ़िया माना जाता है कि चुनाव के जरिए जो है डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। वो अलग बात है कैसे कैसे लड़ती हैं। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें अगर दिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इनको श्रेय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1964 तक, 47 से लेके 64 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और अगर देखा जाए वही पाकिस्तान बगल में आज़ाद हुआ था और जो है पाकिस्तान का हाल उस समय से फिर आगे तक का जो है देखा गया तो बहुत ख़राब हुआ। ठीक है, और वहीं भारत का देखा जाए तो भारत ने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और कभी भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर नहीं होने पाई। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मजबूत करने का श्रेय इनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और महात्मा गांधी चूँकि रह ही नहीं गए थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहा था? तो लोकतंत्र को बहुतंत्र से किसने कहा था? तो रॉबर्ट डहल ने। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा था? तो द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। आगे बढ़ते हैं। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। तो आर्थिक सुधार आपको पता है 1991 में आए थे, एलपीजी जिनको बोला जाता है शॉर्ट में। फिर गठबंधन सरकार का युग था, तो ये भी बात सही है, गठबंधन सरकारें शुरू हो गई थी यहाँ से। फिर यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं की वृद्धि का युग है। तो जो ये भी बात बिल्कुल सही, जो प्रांतीय आकांक्षाएं थी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी वहाँ से। फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहीं से आप आरजेडी का, ठीक है, आरजेडी का, जेडीयू का, इन सब का देख सकते हैं बिहार के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संघ सूची के विषय में अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। बिल्कुल सही बात है। संघ सूची में हमेशा जो राष्ट्रीय महत्व के विषय उन्हीं को रखा जाता है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता होती है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। ये भी बात बिल्कुल सही है कि पूरे देश भर में एक ही जैसी व्यवस्था रहे। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। संघ सूची केवल केंद्र सरकार बना सकती है। तो आपका आंसर है, पूछा कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा था कौन सा असत्य है, तो सभी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ था। तो 1951 में आयोजित हुआ था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद से भारत में चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। तो ये भी ठीक है। फिर 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा, ईवीएम के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। तो ये भी ठीक है। तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत पूछा तो आपका कोई नहीं है, तो आपका आंसर है ई, कोई नहीं।
फिर राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, या तो सम्मिलित होगा। विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, ये भी सम्मिलित होगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये गलत बात है, तो ये आपका जो है नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र निर्माण में आधारभूत दृष्टिकोण में यह सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं होनी चाहिए और उनकी जो राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है उनको राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक, अब हिस्ट्री के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जो पीआरटी के काम के नहीं थे और आपके 6 से 8 टीजीटी के लिए काम के, तो उनको देख लेते हैं 2 मिनट में। तो कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ, तो पता है आपको पुर्तगाल और स्पेन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और स्पेन से कौन आए थे, तो स्पेन से आए थे जो है कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने जो है 1498 में भारत की खोज की थी, तो इसलिए पुर्तगाल और स्पेन आपका आंसर हो गया। और आप लोग 6 से 8 वाले ये ध्यान रखिए कि जब आपका जैसा पेपर हुआ, जो जो टॉपिक्स आपसे पूछे गए उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो डेट्स हैं, क्रोनोलॉजी है, उनको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से कि कौन सी घटना कब हुई है। फिर प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है, तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था, तो जो स्पेन पुर्तगाल से निकले थे लोग, वो कारण था, आर्थिक कारण था कि नई नई जगह ढूंढ रहे थे, संसाधन ढूंढ रहे थे, नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार, ये सारी चीज़ें थी। तो आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न आपका, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 को हुई थी, और यहाँ एग्जैक्ट डेट आपका 16 दिसंबर 1773 है, और इस सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, तो ध्यान रखिएगा सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी थी, और कब लिखी थी, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, डेट याद रखिएगा, अगली बार आपसे डेट पूछ सकता है। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, तो आपके रूसो भी थे, मोंटेस्क्यू भी थे, वाल्टेयर भी थे, ठीक है, तो सभी लोग थे यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, तो आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। साथ में इनकी बुक्स आप ध्यान रखिएगा कि किसने कौन सी बुक लिखी है। फिर ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल क्या था, तो ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था आर्थिक समस्या का, ठीक है, और ये 1929 से चला और 1933 तक बहुत ही भयंकर था, फिर फाइनली जाके 1940 में जाके ये समाप्त होता है, ठीक है। तो 10 साल तक लगभग रहा, 10 साल से ज़्यादा ही रहा, तो 1929 से 33 तक बहुत ही भयंकर स्थिति में था, तो ग्रेट डिप्रेशन महामंदी, ठीक है, ये आर्थिक समस्या से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, और यह स्टार्ट कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1929 को स्टार्ट हुआ था, और इस डेट को ब्लैक थर्सडे मनाया जाता है, ठीक है, ब्लैक थर्सडे बोला जाता है, काला गुरुवार, ठीक है। और कारण आप समझते हैं कि सब डूब गया था, पैसा वैसा सबका डूब गया था, मार्केट क्रैश हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, तो अप्रैल थीसिस कहलाती है, तो उसके अंतर्गत क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो आपके दिए गए सभी इसमें आएंगे, तो आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है, तो संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, तो यहाँ पे आपका आंसर सभी है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर तीनों हैं, ठीक है, बाकी एक बार नेपोलियन कोड में चेक कर लीजिएगा क्या तीनों हैं, और बाकी आपका आंसर तो उपयुक्त में से 1 से अधिक है ही, तो एक कोई चेक कर लीजिएगा कि क्या तीनों ही हैं, जहाँ तक हमारा अंदाजा है वो तीनों ही हैं। आगे बढ़ते हैं, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी, तो किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी, तो आंसर है मैजिनी ने, ठीक है, तो जोसेफ मैजिनी ने की थी, और जुलाई 1831 में की थी। और मार्सलीज, फ्रांस में एक जगह है मार्सलीज, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था, तो प्रश्न रिपीट हो गया है, पता ही है आपको आंसर, उपयुक्त में से 1 से अधिक। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए, तो यह हुआ था केलॉग ब्रियन पैक्ट में, और यह हुआ था 1928 में, तो ध्यान रखिएगा केलॉग ब्रियन पैक्ट में
इस चीज़ की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द क्या इंडिकेट करता है? तो कार्डिंग शब्द किसे इंडिकेट करता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली बात अब जानिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ है? तो 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 के मध्य हुआ है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर में जगह है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पे हुआ। और यहाँ पे बात करें तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार इसका मुद्दा था। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना भी इसका मुद्दा था। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना भी इसका लक्ष्य था। तो आपका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बात की जाए तो चीनी लोक गणराज्य की जो स्थापना, यहाँ पे आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया था आयोग द्वारा। हालांकि चेक करने पे जो है 1 जनवरी 1912 दिया जा रहा है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जब 1949 में जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, क्या उसकी बात कर रहे हैं? तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका आयोग ने आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? तो कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। तो सभी ने जो है औद्योगिक क्रांति में भूमिका निभाई थी। तो आंसर आपका 1 से अधिक है। तो ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप चाहेंगे तो आपको हम जो है टीजीटी का भी हिस्ट्री पॉलिटी का क्लास लेके आएंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा वहाँ में प्रश्न वहाँ से भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें।